Hello, welcome to the channel Study with Komal, and now we are continuing the chapter acid base and salt. So let's get started. Importance of pH in our daily life, यानी कि हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें pH की क्या वैल्यू है। तो प्लांट्स एंड पीएच, तो जो पौधे होते हैं उन पर पीएच का क्या इफेक्ट है, उनके लिए ये पीएच कितना इम्पॉर्टेंट है। फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ द पीएच ऑफ द सॉइल मस्ट बी एट अ सर्टेन लेवल, इट शुडंट बी टू एसिडिक और टू बेसिक। तो जो मिट्टी होती है जिस पर हम पौधे उगाते हैं, तो उसका जो पीएच है मिट्टी का वो एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ही बेसिक होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चाहिए तो उसका पीएच एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए। सेकेंड है इसमें डाइजेस्टिव पीएच, जैसे कि आपको पता है डाइजेशन जब हम खाते हैं तो खाना सीधे खा लिया ऐसा नहीं होता है, उसका डाइजेशन भी ज़रूरी है। तो क्या होता है, द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है विच असिस्ट डाइजेशन, जो कि हमें खाने को पचाने में सहायता करती है। हाइपर एसिडिटी इज अ कंडीशन इन विच द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। तो हाइपर एसिडिटी का मतलब क्या हो गया, जब हमारे ह्यूमन बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्टमक बहुत ही ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। आपने सुना होगा जैसे कहते हैं हमें खट्टी डकार आ रही है, आज एसिडिटी सी हो गई है, तो हमें खाना भी नहीं पच पाता है। एंट एसिड टैबलेट्स और सस्पेंशन कैन बी यूज टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। तो उसके लिए आप क्या खाते हैं, आप मार्केट जाते हैं एंट एसिड वगैरह लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव पीएच मेंटेन हो जाता है। पीएच एंड डेंटल डीके, हमारे दांतों के क्षरण में क्या यूज है, ये इसका क्या यूज नहीं, इंपॉर्टेंस है पीएच की। व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल, टूथ इनेमल द टफेस्ट कंपोनेंट इन आवर बॉडी कोरोड्स। तो क्या होता है इसमें, हमारे मुंह के अंदर का पीएच भी बैलेंस लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मुंह का पीएच बैलेंस नहीं होता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है, जो हमारे दांतों पे एक बहुत ही हार्ड सा कंपोनेंट होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो घिस जाता है अगर मुंह का पीएच ज़्यादा हो जाता है। उससे हमारे जो दांतों पे इनेमल की लेयर है वो ज़्यादा घिस जाएगी। टूथपेस्ट बीइंग बेसिक, इसीलिए जो हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, तो उससे क्या होता है, जो वो टूथपेस्ट होता है वो थोड़ा बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है, जिससे कि हमारे मुंह का जो पीएच है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। हेल्प्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो क्या होता है, अब मुंह का पीएच बढ़ेगा तो उससे दांत तो खराब होंगे ही, उसके लिए टूथपेस्ट का थोड़ा बेसिक होना ज़रूरी है, जिससे वो एसिड और बेस मिलके मुंह के पीएच को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमारे दांतों का क्षरण रोका जा सकता है। सॉल्ट एंड देयर पीएच, सॉल्ट आर मेड बाय कंबाइनिंग एन एसिड एंड अ बेस, जैसे कि आपने प्रीवियसली पढ़ लिया है कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट में आपको पता है जैसे NaCl ले लो, तो इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव आयंस को कैटायंस यानी कि धन आयन कहते हैं और नेगेटिव आयंस को एनायंस यानी कि ऋण आयन कहते हैं। इन कैटायन और एनायन से ही मिलके सॉल्ट बनता है। The cation are known as basic radical and are derived primarily from metallic ions except the ammonium ions। तो जो कैटाइन होते हैं ना, बेसिक रेडिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो किनसे बने हुए हैं, मेटेलिक आयन से, एक्सेप्ट अमोनियम आयन को छोड़कर। whereas the anions are known as acidic radical। अमोनियम आयन को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो मेटेलिक आयंस से डिराइव नहीं हुआ है। whereas the anions are known as acidic radical, और anions को हम acidic radicals के नाम से भी जानते हैं, and they are also derived from acids। अब यहाँ पे NaOH जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने रिएक्शन कराई है HCl के साथ, तो यहाँ पे आप देख लोगे कि कैसे सॉल्ट बनेगा। यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा और ये कंबाइन हो जाएगा, तो NaCl यानी कि सॉल्ट बन गया, प्लस एक H इधर एक H इधर, तो यानी कि 2H हो गए, तो H2
और एक O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल H2O बन गया। सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस पॉजिटिव आयंस अदर देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस अदर देन हाइड्रोक्सिल आयंस। तो जब हम सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव आयन बिल्कुल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन की तरह, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, और नेगेटिव आयन जब प्रोड्यूस करेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन की तरह, जैसे कि OH माइनस आयन होता है। फैमिली ऑफ सॉल्ट, द फॉलोइंग आर दी सेवरल टाइप ऑफ सॉल्ट। तो इसमें फर्स्ट है नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि साधारण नमक। A normal salt is generated when the replaceable hydrogen ion of an acid are completely replaced by a metal ion or an ammonia। तो जो ये साधारण नमक है ये कब बनता है? तो जब क्या होता है, एसिड है, जैसे जैसे कि मान लो कोई H2SO4 एसिड है या फिर HCl है, तो जो इसका हाइड्रोजन आयन है यानी कि जो H+ आयन होगा वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा किसी मेटल आयन से या फिर अमोनियम आयन से। तो तब एक साधारण नमक का निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल में NaCl, Na2SO4, Na3PO4, NH4Cl, K2CO3 and so on. The neutralization reaction produce a neutral salt। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमें एक साधारण नमक की प्राप्ति होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट combine to generate such compound with a neutral pH of 7। नेक्स्ट है इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की बात करी गई है। तो कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो जो सबसे सामान्य नमक है जो जाना जाता है उसे हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे। विच इज़ मोस्ट वाइडली अवेलेबल सॉल्ट। तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नमक है। इसका मेन सोर्स क्या है? सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिलेगा? हमें सी वाटर से। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये समुद्र के पानी से निकाला जाता है, इवेपोरेशन मेथड से निकाला जाता है। बाकी आप इसके अंदर देख लीजिएगा, ये पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? Sodium chloride is a white crystalline solid having a density of 2.17 gram per ml। तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका घनत्व 2.17 ग्राम पर ml है। इट मेल्ट एट 1080 केल्विन यानी कि 807 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 1713 केल्विन 1440 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है। इट इज सल्यूबल इन वाटर एंड इज सल्यूबिलिटी इज 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। The solubility in water remains constant with temperature. Pure sodium chloride is non-hygroscopic but behaves as hygroscopic due to the impurities of CaCl2 and MgCl2। जो ये एकदम शुद्ध सोडियम क्लोराइड होता है ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, लेकिन ये कई बार इसका जो बिहेवियर होता है हाइग्रोस्कोपिक की तरह होता है। क्यों? क्योंकि अब इसको हम समुद्र से निकालते हैं तो इसमें कुछ अशुद्धियां भी होंगी, इम्प्योरिटीज भी होंगी। किस किस की? जैसे कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम क्लोराइड की। सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एट रूम टेम्परेचर। तो जो सॉलिड वाला होगा ठोस अवस्था का सोडियम क्लोराइड वो रूम टेम्परेचर पे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। बट मॉल्टन सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी गुड आयनिक कंडक्टर। लेकिन जब ये अपने मॉल्टन स्टेट में होता है तो ये बहुत ही अच्छा चालक होता है। अब इसके यूजेस क्या है? टेबल सॉल्ट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। तो हमारे खाने में इसका यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3, NaOH and Cl2 etc. for salting out soap and organic dyes in freezing mixtures in the tanning and textile industries, as a preservative for fish and meat, butter and etc. अब यहाँ पे बात होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की यानी कि NaOH। बिकॉज ऑफ इट्स corrosive इफेक्ट ऑन एनिमल एंड वेजिटेबल टिश्यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूजुअली रेफर्ड टू एज कास्टिक सोडा। तो इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। The electrolytic process known as the chloralkali process is used to produce large amount of sodium hydroxide।
तो एक प्रक्रिया है जिसे क्लोरएल्कली बोलते हैं, तो उसके थ्रू हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। दी एनोड इमिट क्लोरीन गैस। तो क्लोरएल्कली भी क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकली, तो जो इसमें एनोड वाला साइड होता है वहाँ से क्लोरीन गैस इमिट होती है, वाइल दी कैथोड इमिट हाइड्रोजन गैस। अब कैथोड वाली साइड से हाइड्रोजन गैस इमिट होगी। नियर द कैथोड अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्म्स। तो कैथोड के समीप फिर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाइट टेलीक्यूसेंट सॉलिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट एट 591 केल्विन और 318 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है। It is stable towards heat. It is highly soluble in water and a considerable amount of heat is evolved due to the formation of number of hydrates like NaOH.H2O, NaOH.2H2O. It is also soluble in alcohol. तो ये alcohol में भी घुल जाता है। Aqueous solution of sodium hydroxide is strongly alkaline due to its complete dissociation into Na प्लस एंड OH माइनस। अब क्या है यहाँ पे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, विलियन है, एक्वस सोल्यूशन है, वो बहुत ही अधिक क्षारीय है। क्यों? क्योंकि ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, यानी कि Na प्लस और OH माइनस में। जैसे NaOH है, अब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, प्लस H2O कर लेंगे, तो आगे जाके Na प्लस और OH माइनस जो आयन होंगे उसमें डिसोशिएट हो जाएगा। व्हेन यू टच अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इट फील्स सोपी। तो जब भी आप कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को ऐसे छुओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप साबुन को छू रहे हो। It has a sour taste to it when the skin is exposed to a concentrated solution of sodium hydroxide. The skin and the flesh are broken down into a pasty substance. अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या क्या हैं? soap, paper, viscous rayon, fake silk, organic dye stuff and a variety of other compound are made with it. इससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम और वेजिटेबल ऑयल के रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ है। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में है, बॉक्साइट की प्योरिफिकेशन में इसका यूज़ है। एज अ क्लीनिंग एजेंट इन द मशीन, मेटल शीट एंड अदर लॉन्ड्री पाउडर। इट इज़ टू corrosive to use on your clothes or your hands. Used to moisturize cotton in the laboratory as reagent in rubber reclamation in the manufacture of soda lime. तो ये सारे के सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज अ केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला CaOCl2। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2। इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी होता है। तो जैसे यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइज स्विमिंग पूल। तो जैसे बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसकी क्लीनिंग की जाती है। अब जैसे घर में बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, उन टैंक्स का पानी फिर सभी के घरों में आता है, तो उन टैंक्स की क्लीनिंग के लिए भी उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। इसका यूज़ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी होता है। एम्प्लॉयड इन दी bleaching of cotton and linen in textile industry as well as in the bleaching of wood pulp in the paper industry. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा के क्या क्या यूज हैं बेकिंग में? जैसे कि यूज्ड एज लिवनिंग एजेंट इन बेकिंग टू हेल्प द डो राइस। तो हम सोडा डो लगाते हैं ना, कभी मैदा गूंथते हैं या आटा गूंथा या सूजी गूंथ ली, तो उसमें भी हम सोडा मिलाते हैं। क्यों? ताकि वो फूल जाए। एंटासिड के रूप में भी यूज़ करते हैं। जब हमारे स्टमक का pH बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न। तो जो हमें अपच हो जाता है, सीने में जलन होती है, उससे रिलीफ पाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। यूज्ड एज ए माइल्ड एब्रेसिव एंड डिओड्राइजर इन हाउस होल्ड क्लीनिंग। घर के काम की साफ सफाई में भी हमें सोडा का यूज़ करना होता है।
फायर एक्सटिंग्विशर जिससे आग बुझाते हैं उसका भी यूज़, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। इसमें कैसे यूज़ किया जाता है, जब हम इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं तो वो CO2 रिलीज करता है जब गर्म होता है, जिससे कि आग बुझाने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इसमें वॉशिंग सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कि Na2CO3 इसका फॉर्मूला है। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, लॉन्ड्री में किया जाता है। यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हेल्पिंग टू रिमूव स्टेन्स एंड एनहांस क्लीनिंग। तो जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं यानी कि सर्फ, तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है जिससे कि दाग धब्बे दूर हो जाएं और सफाई भी अच्छे से हो जाए। क्लीनिंग एजेंट के रूप में एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट फॉर स्क्रबिंग एंड रिमूविंग ग्रीस, जैसे घर में भी इसका यूज़ होता है, कहीं पे दाग लग जाए स्क्रबिंग करो इससे और वहाँ पर से जो भी गंदगी है वो रिमूव हो जाती है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास वेयर इट हेल्प्स टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका। pH एडजस्टमेंट में यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज प्रोसेसेस टू एडजस्ट द pH ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट विद हाफ अ molecule of water per molecule of salt हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये इसके बारे में, जब हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, कई बार डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं वो भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन वाटर, जिसे आप यहाँ पे पैराग्राफ में देख सकते हैं कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, यानी कि CaSO4.2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस इन रोटरी क्लीन वेयर इट गेट पार्शियली डिहाइड्रेटेड, तो वो थोड़ा वहाँ पे आधा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2CaSO4.2H2O। ये जिप्सम है, इसको हमने गर्म करा है 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो आगे बना है CaSO4.H2O plus 2H2O। द टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो 140 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है वो 140 डिग्री से कम होना चाहिए, अदरवाइज फर्दर डिहाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस एंड द सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टर विल बी पार्शियली रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो है इसमें टेम्परेचर हमेशा 140 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन होता रहेगा और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की प्रॉपर्टी के लिए जो सेटिंग चाहिए हमें वो पार्शियली रिड्यूस होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का 140 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना ज़रूरी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ पाउडर दैट वाइट इन कलर, तो ये पाउडर फॉर्म में होता है वाइट कलर के, एंड व्हेन कंबाइंड विद वाटर 1/3 of its mass generates heat and hardens into a porous mass within 5 to 15 minutes. During the setting process, the volume expands slightly above 1% so that it entirely fills the mold and leave a clear impression. The following is how the setting procedure works. तो इसका सेट कैसे होता है ये। अब जब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना CaSO4.12H2O, अब ये आगे फिर से प्रोसेस चलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर CaSO4.2H2O, यानी कि यहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है जब, तो जिप्सम ऑर्थोहोम्बिक डाइहाइड्रेट बनेगा। उसके आगे चलेगा तो फिर वहाँ पे हार्डनिंग हो जाएगी जिससे CaSO4.2H2 यानी कि जिप्सम मोनोक्लिनिक डाइहाइड्रेट बनेगा। द सेटिंग स्टेज इज द फर्स्ट एंड द हार्डनिंग स्टेज इज सेकेंड। तो इसके पहले स्टेज में सेट होगा, सेकेंड स्टेज में ये हार्ड होगा। सोडियम क्लोराइड कैटेलाइज द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस while बोरेक्स और एलम रिड्यूस इट। तो यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह काम करा है किसने, कैटेलाइसिस की तरह सोडियम क्लोराइड ने, ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे सेटिंग हो जाए। अब इसके यूज़ क्या क्या है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कास्ट, फॉर स्कल्पचर, इंटेंसिटी, फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर टॉयज एट्सेट्रा। तभी मतलब मूर्ति बनाने के लिए डेंटिस्ट्री में, और जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वही जो मैंने आपको बताया भी हाथ पैर टूट जाता है तो उस वक्त भी जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फॉर टॉयज बनाने में, इन सर्जरी फॉर सेटिंग ब्रोकन और शैटर्ड बोन्स, हड्डी टूट जाती है तो, इन द क्रिएशन ऑफ ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड स्टैचूज, तो जो चॉक बनती हैं उसके लिए भी, स्टैचूज बनती है उसके लिए भी, इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है,
एंड इसके साथ हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले हमने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने बोला था कि उसका यूज़ बेक करने के लिए किया जाता है। बेक करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन कई बार दूध को फटने से बचाने के लिए भी जो डेयरी वाले होते हैं वो भी बेकिंग सोडा उसमें डाल जाते हैं ताकि थोड़ा दूध को लंबे समय तक चला लें। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।